हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10.1 वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, सिंपली वेक्टर फंक्शन भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अ, यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है। वेक्टर पता कैसे चलता है कि ना ये जो मैं एरो बना रही हूँ ये इसकी डायरेक्शन है, तो इससे पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर है, राइट। सो ये जो वेक्टर है वो इस फॉर्म में होता है, दैट इज कोई F1 है वो आई कैप है प्लस F2t वो जे कैप, वो इन डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैप की डायरेक्शन में और जे कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ मान लो कि F फैक्टर t, अगर मुझे वो इस फॉर्म में दे रखा है F1t कॉमा F2t कॉमा F3t, ठीक है, ऐसे दे रखा है, ऐसे करके, मतलब कि ये एरोज ऐसे दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि वही मतलब है कि जो हमारा x है ना वो F1t है, y जो है हमारा F2t है और जो z है हमारा वो F3t है। मतलब कि बेसिकली जब ये आ जाए ना तो समझ लो ये मेरी डायरेक्शन ही है कि F1 जो है आई कैप के साथ है जो मैंने x माना है, F2 y के साथ है जो j कैप के साथ है, और F3 जो है k कैप के साथ है। तो हम इस फॉर्म को जब ये ऐसे दे जाए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और x इक्वल टू भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में ना हमें डोमेन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि हम इसमें डोमेन निकालना है, और ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया कि ये मेरा एक वेक्टर है, मुझे इसके डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली तो मेरा F1t क्या होगा, जो मेरा x है दैट इज जो मेरे पहली डायरेक्शन होगी जो मेरा cos t है, ठीक है, वैसे ही मेरा cos t है, ठीक है। अब मैं दूसरा वेक्टर लिख रही हूँ दैट इज F2t जो मेरा ln 4 माइनस टी जे कैप है। ऐसे ही मेरा F3t वेक्टर है जो रूट t प्लस 1 है, ठीक है। ये जो j और k कैप है ना उसकी डायरेक्शन मत लिखो, क्योंकि ये उससे सेटिस्फाई कर रहा है कि F1 F2 F3, उसी से ही पता चल रहा है कि ये मेरे आई कैप के वेक्टर है, जे कैप के और ये के कैप के, ठीक है। तो इसको मत लिखना। अब मुझे इसके डोमेन निकालने हैं, तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं कि जब डायरेक्शन की बात हो ना, डोमेन का मतलब हम जानते हैं कि हम उसमें क्या क्या वैल्यू पुट करें ऐसी कि वो मेरी डिफाइन हो, मतलब कि वैल्यू जो है ना मेरी डिफाइन होनी चाहिए, जो मैं पेड वैल्यू पुट कर रही हूँ पुट की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक खास बात होती है कि हम उसकी ना अलग अलग वैल्यूज़ पुट करनी है, अलग अलग फंक्शन की, मतलब कि इसके अलग की, इसके अलग की, इसके अलग की, ठीक है। तो मतलब हमें इसकी कंबाइन की नहीं देखने की ज़रूरत, इन दोनों की अलग अलग की देखने की ज़रूरत है। अब कॉस टी है, आपको पता ही है कि जो टी है मतलब कि मुझे टी की ऐसी वैल्यू डिफाइन हो फंक्शन। अब फंक्शन है कैसा मेरा कोस वाला, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना वो हर वैल्यूज़ पे डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये वो डिफाइंड है सारी की सारी वैल्यूज़ की, मतलब कि टी में मैं कुछ भी डालूँ हर जगह डिफाइन होगा मेरा, ठीक है। नॉट डिफाइन तो होगा ही नहीं। अब दूसरा ये है, अब ये मेरा कहाँ पे डिफाइंड होगा कि मतलब एलन मेरा यहाँ पे नेचुरल होगा, एलन जो है ना वो है ना अंदर, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। आपने देखा होगा कि एलन के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होती हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। तो मतलब कि ये जो अंदर की जो वैल्यूज़ है 4 माइनस टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब क्या है कि ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी, ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती। तो मतलब कि t इज़ लेस देन 4, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, t इज़ लेस देन 4, मतलब कि t की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, 4 से छोटी वाली वैल्यूज़ रख सकते हैं, ठीक है। t से बड़ी वैल्यू रख दी तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमने ये रेंज ही ऐसे डाल दे कि डिफाइंड कहाँ पर है, जीरो से बड़ी वैल्यूज़ पे डिफाइन है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मतलब टी की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, 4 से लेस देन वाली। अब इस फंक्शन पे आ जाते हैं। अब आपने सुना ही होगा कि अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये भी फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, t प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो चल सकता है, यहाँ पर है ना ln ज़ीरो, यहाँ पर है ना ज़ीरो भी नहीं चल सकता, मैंने ये बात बताई नहीं,
यहाँ पर नेगेटिव भी नहीं चल सकता, ज़ीरो भी नहीं चल सकता, पर अंडर रूट में ज़ीरो तो चल जाएगा, पर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़ीरो तो चल जाएगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब समझ आ गया ना आपको कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो क्यों रखा, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू मेरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होगी मतलब कि ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ज़ीरो चल सकता है, मतलब कि ज़ीरो भी आ सकती है वैल्यू, तो कोई बात नहीं। तो मैंने इक्वल टू डाल दिया कि ये ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, और ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए ये। तो यहाँ से मेरी टी की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब कि टी की वो वैल्यू रख सकते हैं जो -1 से बड़ी हो। मतलब देखो, अगर मैंने -1 के बराबर है, टी -1 रख दिया तो ज़ीरो आ रही है, तो एक्सेप्टेबल है। टी से बड़ी 1 वैल्यू रख दी तो 2 आ रहा है, √2 आ रहा है, तो एक्सेप्टेबल है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, चल जाएगी। अगर मैं इससे छोटी रख दूँ, -2 रख दूँ, -2 + 1 -1, तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में माइनस की चीज़ें वो आयोटा दे देती है, जो एक इमेजिनरी नंबर होता है, राइट। तो वो डिफाइन नहीं होता इस तरीके से। तो अब अब मुझे डोमेन बताना है कि इसकी तो एक वैल्यू होनी चाहिए ना, मेरे तो तीन तीन अलग अलग रेंजेस निकल रही हैं इनकी, राइट। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं एक ड्रॉ करूँगी एक्सेस, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, मेरा टी, इस वाले का टी एक नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक बना दो। अब इसमें मेरा टी कहाँ पर डिफाइंड है, सारे टी की वैल्यू, मतलब कि ये तो पूरी रियल लाइन बन रही है इसके लिए मैंने एक रियल लाइन बनाई थी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करूँगी, टी की वैल्यू मेरी 4 से छोटी होनी चाहिए। मान लो कि मेरे यहाँ पे 0 है, यहाँ पर कहीं 4 है, तो मेरी ये वैल्यू बता रहा है 4 से छोटी होनी चाहिए। तो मतलब ये ले रहा है यहाँ से लेकर टी की वैल्यू 4 से छोटी, राइट। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ, ठीक है, 4 को छोड़कर यहाँ पर जा रही हूँ, राइट, कि मेरी टी की वैल्यू यहाँ तक, मतलब नेगेटिव में कोई भी चलेगी। और ये कहता है कि -1 से बड़ी होनी चाहिए। सॉरी सॉरी, 4 है ना ये, 4 तो सॉरी इधर आएगा, उल्टा कर दिया, यहाँ पर 4 है मेरा, ठीक है। 4 यहाँ पर है मेरा, 0 यहाँ पर है, तो 4 यहाँ पर होगा, इसीलिए मैंने माइनस समझ लिया, सॉरी। तो यहाँ से लेकर नेगेटिव जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, -1 से सारी वैल्यूज़ बड़ी होनी चाहिए। तो मान लो मेरा -1 कहीं यहाँ पर है, -1 से बड़ी वैल्यू, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर जाएगा। -1 यहाँ पर है, सारी बड़ी वैल्यू -1 से सारी बड़ी, तो ये इस साइड आएगी, राइट। अब यहाँ से ना हम उसका कॉमन पोर्शन देखते हैं जो तीनों फंक्शन के बीच में आए। इसके लिए तो मैंने पूरी रियल लाइन थी, राइट, इसके लिए ये वैल्यू थी, इसके लिए ये वैल्यूज थी, इनका कॉमन पोर्शन क्या है, -1 से लेकर 4 तक, राइट। इसमें मैं 1 को एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसमें 4 को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो मेरा डोमेन की रेंज क्या होगी, मतलब डोमेन क्या हुआ, -1 से लेकर 4 तक। और ये ब्रैकेट आपको समझ आएगा, 1 को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला, और 4 को हम नहीं ले रहे, 4 के बाद की वैल्यू चलेगी, ठीक है। मतलब 4 से कम वाली, 4 के आसपास की वैल्यू चलेगी, 4 नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने ये क्लोज्ड इंटरवल डाली है, ठीक है। वैसे ही मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा और भी अच्छे से। ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है 2t(i) -3t(j) + 1/t(k)। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए ना, ये तो t है, इसमें तो मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हर जगह ऑल t, यहाँ पे मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, सॉल्यूशन ही चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर ऑल t, यहाँ पर भी मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो वो क्या हो जाता है, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, पर मुझे नॉट डिफाइंड तो चाहिए नहीं। तो मतलब यहाँ पर मेरा t 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी चलेगा, 0 के अलावा यहाँ पर कुछ भी चलेगा, मतलब कि t मेरा कुछ, ये 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। बस ये एक यहाँ पर, बाकी सब चलेगा। तो मेरा डोमेन क्या हो गया इसमें, डोमेन यहाँ का डायरेक्टली लिख देंगे ऑल t एक्सेप्ट 0, मतलब कि t की सारी वैल्यू 0 को छोड़कर बस, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, आई होप। चलिए अब तीसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन है 1 - t(i) + √t(j) -1
t माइनस टू के कैप। अब देखिए यहाँ कहाँ पर डिफाइंड है, ये जो वैल्यू है टी की मैं तो कुछ भी पुट कर सकती हूँ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये डिफाइंड है ऑल टी पे, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। अंडर रूट के अंदर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे ज़ीरो तो चल जाएगा, पर इस टी की वैल्यू है ना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या है कि ये टी ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कि ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए और ज़ीरो के बराबर भी हो सकती है, इसीलिए मैंने साइन लिया। अब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसके नीचे की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए बस। मतलब क्या है, टी माइनस टू इज़ ग्रेटर दैन, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, जस्ट सिंपली डाल दो कि ये टी माइनस टू शुड नॉट बी ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि टी की वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसमें टू डालूंगी तभी तो ज़ीरो आ रहा है, मतलब टी की वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या है, अब मैं इसका डोमेन निकालती हूँ, ठीक है। अब मैं एक रियल नंबर लाइन बना रही हूँ, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। इसके लिए तो ये वाली पूरी रियल लाइन होगी। इसके लिए क्या, टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़। तो मतलब कि हम यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं और इस ज़ीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। और इसमें सिर्फ टू नहीं होना चाहिए, पूरी सारी वैल्यूज़, मतलब कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहीं टू है, इसकी सारी वैल्यूज़ पर टू नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरा डोमेन क्या है कि यहाँ पे सिर्फ टू नहीं होना चाहिए, राइट। और ये मतलब टू नहीं होना चाहिए, मतलब ये पूरी लाइन दे रहा है सिर्फ टू के अलावा, और ये यहाँ की लाइन दे रहा है। मतलब कि रेंज कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टू को छोड़ के, समझ आया कॉमन पार्ट। सो मतलब कि ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, टी से सारी पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टू। उस टू को छोड़ के वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हमें चाहिए। तो मतलब ये तीनों में कॉमन पार्ट था। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो बाय बाय गाइस।